एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुत्रिया। आज हम क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनका आकार, जिनकी आकृति, जिनकी बनावट बिल्कुल अलग होती है। भाई हम चारों तरफ जिस भी चीज़ को देखते हैं उन सब की आकार, आकृति, बनावट अलग होती है। जैसे कि हमने रोड को देखा, हमने किसी सजीव जैसे कि भेड़, बकरी या गाय को देखा, हमने टावर को देखा, या फिर हमने किसी मकान को देखा, तो सबकी शेप, आकृति, ठीक है, सब अलग होता है, बनावट वगैरह सब अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ बोला जाता है। कोई भी वस्तु हो वो जिससे बनी होती है उसे पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं, ठीक है। ये मैटर्स हैं ये सारे, ओके। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। बिल्कुल, द्रव्यमान का इन द सेंस है वेट। सारी वस्तुओं में वेट होता है। अगर आप बोलो एयर में वेट नहीं होता तो ये गलत बात है। एयर में वेट होता है, सभी चीज़ों में वेट होता है, ठीक है। पौधे, पशु, ठीक है, भोजन हो गया, पत्थर, बादल, एक्सेट्रा, बूंद, रेत, सभी में वजन होता है। तो ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरते हैं, ठीक है। आयतन का मतलब है कि इन्होंने जो स्पेस घेरा है, जैसे कि हमने गिलास में अगर पानी डाला तो पानी ने गिलास की आकृति ले ली, लेकिन उसका आयतन क्या रहेगा? गिलास के आयतन के बराबर उसका आयतन रहेगा। अगर हम उसी पानी को भगोने में डालें तो उसका आयतन क्या रहेगा? भगोने के बराबर आयतन रहेगा। भगोने के बराबर की शेप ले लेगा वो, ठीक है। तो आयतन, लिक्विड का आयतन बदलता रहता है, गैस और लिक्विड का, ठीक है। लेकिन जो ठोस होते हैं उनका आयतन जो होता है वो फिक्स होता है। तो आयतन का मतलब है जितना स्थान वो घेरती है वो जो होता है वो आयतन कहलाता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। बिल्कुल सही बात है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने मतलब 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था पदार्थ को, ठीक है, जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जब बोला भी जाता है ना हमारी बॉडी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। ये पंचतत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। वो ये मानते थे कि यही पांच तत्व ऐसे हैं जिससे सारी वस्तुएं बनी हैं। दुनिया की सारी वस्तुएं सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं, चाहे वे सजीव हों और चाहे वो निर्जीव हों। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। भारतीय दार्शनिकों के साथ साथ जो यूनान के दार्शनिक थे उन्होंने भी इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था पदार्थों को। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मॉडर्न की बात की जा रही है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। इस चैप्टर में ओनली हम फिजिकली जो उसकी कैरेक्टर है उसके बारे में ओनली नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। केमिकल के बारे में इस चैप्टर में कोई बात नहीं की जाएगी। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगले अध्याय में पढ़ेंगे अपन। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो इसमें होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है, पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। भाई एक विचारधारा ये मानती थी कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसकी तरह पदार्थ सतत होता है, मतलब कणों से मिलकर नहीं बना। तो छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते, वो पूरा एक पार्ट होता है। जैसे कि 1 मीटर का कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया तो पूरा मीटर का जो लकड़ी का टुकड़ा है उतना बड़ा पूरा कण है, वो पूरा पदार्थ है मतलब। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है। वो तो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है वो सरफेस बनती है या पूरा 1 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा बनता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई भी पदार्थ ले लो आप, अगर आप लोहे की छड़ भी लोगे ना तो वो भी आयरन के जो एटम्स होते हैं, Fe एटम्स जो होते हैं, उन एटम्स से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल बनते हैं और उन मॉलिक्यूल से जो है वो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या मतलब पूरा जो है वो सीरीज़ बनती है, पूरी छड़ बनती है। या फिर जिस भी शेप की जो होती है वो आयरन रॉड होती है या प्लेट होती है, चद्दर या जो भी एक्सपाइज होती है, वो उन छोटे छोटे आयरन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, आयरन के एटम से मिलकर बनी होती है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के, ठीक है, ये क्रियाकलाप दिखाएंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें।
भाई आधा भरना अपने को बीकर और उस पर निशान लगा देना कि हमने यहाँ तक भरा है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जो भी आपने सैंपल के लिए नमक और या शुगर ली है उसे कांच की छड़ से घोलें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें, क्योंकि जल का स्तर का बदलाव तो बड़ा होगा, क्योंकि उसमें चीज़ मिक्स हुई है। चीज़ मिक्स हुई है तो बदलाव होगा, आयतन मतलब उसका स्तर बढ़ेगा। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? वो तो घुल गए, उसमें अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो उसमें मिक्स हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ये कहाँ गायब हो गए? ठीक है, तो ये मिक्स हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स का। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? बिल्कुल। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। आप सभी को इस बारे में पता ही होगा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई। ठीक है, नमक या शर्करा जो है वो पूरे पानी में घुल गई। जैसे कि ये नॉर्मल वाटर था, इसमें डाली चीनी और वो या नमक जो भी, और ये से छड़ से घोड़ा अपन ने, तो ये जो है वो उसमें घुल गया। ठीक है, समावेशित हो गया। अब उसमें कोई अलग से हम पहचान नहीं सकते। वो प्रोसेस अलग होती है कि कैसे नमक या चीनी वगैरह उनको अलग किया जाए वाटर से, वो अलग बात है। ठीक है, अभी इसे पहचाना नहीं जा सकता, वो सेम हो गया दोनों। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आगे देखते हैं इसके बारे में। बिल्कुल एक एक चीज़ की चर्चा की जाएगी। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलें। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल करके 90 ml जल में मिला दें। ठीक है, इसमें से 10 ml घोल निकालना है और 90 ml जल में मिला देना है। फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल के फिर से 90 ml में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। तनुकृत का मतलब पतला करते रहें, कि मतलब जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए उसमें। ठीक है, जब हमने 100 ml पानी में घोला 2 या 3 क्रिस्टल, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अमाउंट हो गई उसकी। लेकिन जब हमने 10 ml निकाल के 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाया तो इसकी अमाउंट कम हो गई। फिर और हमने यही प्रोसेस किया तो फिर से इसकी अमाउंट कम हो गई। फिर हमने और प्रोसेस किया, इसकी अमाउंट और कम हो गई। तो ये क्या है कि मतलब एक तरह का पानी ज़्यादा प्योर होने लग गया, इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा कम होने लग गई। क्या जल अब भी रंगीन है? लेकिन रंगीन तो रहेगा, लेकिन कम रहेगा, बहुत कम। ठीक है, ये 100 ml वाटर है, इसमें मिलाया हमने। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के ये पार्टिकल 10 ml लिया, मिलाया। ठीक है, ये बचा, और अभी इसमें से 10 ml लिया, फिर मिलाया, फ्रेश वाटर मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 ml हुआ, लिया, और इस हमने फिर से फ्रेश वाटर मिलाया। तो इसका इतना गहरा था, ये इतना गहरा, और अभी कितना सा रह गया? इतना सा रह गया बस। कलर तो कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कलर कम हुआ है, लेकिन है अभी। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, इवन 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहे होंगे। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, मतलब जो एटम वाली कंडीशन होती है, परमाणु जिसे बोला जाता है, और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, क्योंकि डिटॉल जो है वो महक छोड़ता है। तो अगर हम यही प्रोसेस करेंगे तो फिर भी मतलब कितना भी तनुकृत कर दें, लेकिन उसमें महक आती रहेगी। ठीक है, कम आएगी लेकिन आती रहेगी। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, बहुत छोटे होते, बहुत छोटे। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप के थ्रू, क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है, क्योंकि वो जब भी मिक्स हो पाएंगे ना, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान, जैसे हमने वाटर में बोला नमक, लेकिन अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस ही नहीं है तो नमक पार्टिकल को वो मतलब अपने अंदर घुलने ही नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए। भाई वैकेंट स्पेस होगा तभी तो होगा ना, अगर वैकेंट स्पेस नहीं होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला तो क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक भुजी हुई अगरबत्ती रख दें, जिसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है?
अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो बिना जली हुई अगरबत्ती आप किसी भी कोने में रखोगे तो आपको बहुत मतलब नई स्मेल सुनाई दे, वो स्मेल नहीं आपको फील होगी, ठीक है, स्मेल नहीं आएगी आपको। लेकिन जैसे ही आप उसे नाक के पास रखोगे तो आपको स्मेल आने लगेगी, दूर क्या तो नहीं आएगी। तो आप क्या करो, उसे जला दो, तो जब उससे धुआं निकलेगा तो धुआं पूरे रूम में फैल जाएगा, तो आपको स्मेल जो है वो हर कोने से आएगी, ठीक है, आपको पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से स्मेल आएगी। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें, अपने परीक्षण को नोट करें, ठीक है। तो आगे स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा भाई, कलरफुल हो जाती है वो, पूरा पानी वाटर कलरफुल हो जाएगा। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, वो भाई शहद तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, तो वो तो ऐसे घुलेगा ही नहीं, वो ऐसे ही रखा रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, मतलब इवन डूब जाएगा, लेकिन क्या है वो घुलेगा नहीं ऐसे स्याही की तरह। स्याही तो बहुत जल्दी फैल जाती है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है वो। शहद को टाइम लगेगा, टाइम क्या घोलना पड़ेगा वो। क्रियाकलाप, 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। बिल्कुल तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है। अब चीनी, एक पानी में चीनी घोली है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब चीनी घुलेगी नहीं, ठीक है, अब चीनी घुलेगी नहीं, लेकिन अब आप उसे गर्म कीजिए, गर्म करने के साथ चीनी घोली है तो और चीनी घुलती जाएगी उसमें, ठीक है, उसके बाद भी सैचुरेटेड कंडीशन आएगी, लेकिन ठंडे पानी के पीछे ज़्यादा घुलेगा गर्म पानी में। अब देख लो कि अब गर्म पानी या गर्म दूध में आप चीनी डालोगे तो ईजिली घुल जाएगी, ठंडे दूध में चीनी घोली अब तो टाइम लगेगा, आपको वो पार्टिकल ऐसे ही कैसे रहेंगे, बहुत थोड़ा घुलेगी वो, ठीक है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब वो गति करते रहते हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी होती है इस चीज़ के लिए। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज़ हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। भाई गतिज ऊर्जा का संबंध सीधा गति से है। अब किसी ने उसको हीट लगाई तो उसमें ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें स्पीड बढ़ेगी उसकी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक कॉल आ गया था। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, क्योंकि उनमें वैकेंट स्पेस होता है तो वो समावेशित हो जाते हैं, इसलिए होता है। अगर उनमें वैकेंट स्पेस नहीं होगा तो वो नहीं होगा। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। 2 विभिन्न पदार्थ होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं, उसे विसरण कहा जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज़ हो जाता है। भाई गर्म करेंगे तो विसरण तेज़ हो जाएगा, ऐसा क्यों? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को हम मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो जाहिर सी बात है पहला जो था इसमें सबसे अधिक, उसके बाद इससे कम, ठीक है, उसके बाद इससे कम, फिर और कम। तो जो ज़्यादा एकदम कांटेक्ट में रहेंगे, ज़्यादा पास में रहेंगे और अच्छे से पकड़ के रहेंगे, वो ज़्यादा मजबूती से रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। तो कौन सबसे पहले होगा? जाहिर सी बात है, हाँ बेटी वेट। तो जो चौक का टुकड़ा होगा, रबड़ के बैंड होंगे, ये ईजिली जो है वो खींच कर या हथौड़ा मार कर, काट कर हो जाएंगे। लेकिन लोहे की कील का टुकड़ा ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेटल का है, वो मजबूत है, ठीक है। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो लोहे की कील के जो कण हैं वो अधिक मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास कीजिए।
तो जिस टाइम काटोगे उस टाइम कट जाएगा, लेकिन फिर से पास आ जाएंगे वो। ठीक है, वो लिक्विड है, वो तो पास पास में आएंगी। क्या जल की सतह कटती है? हाँ कटती है, मतलब कहने को तो, लेकिन वो अलग नहीं होंगे, वो फिर से पास आ जाएंगे। जल की सतह ना कटने का कारण क्या है? क्योंकि वो लिक्विड है। ठीक है, और वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे ही हमने वो उंगली हटाई वहाँ से, तो वो जो है, मतलब उंगली क्या है, एक डिवाइडर का काम कर रही है। ठीक है, एक पार्टीशन का काम कर रही है। जैसे हमने वो पार्टीशन हटाया तो वो फिर से पास आ जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर लिक्विड क्या है कि एक लेवल बनाता है अपना। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगा बाल्टी में अगर लेवल में पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं बीच में से हमने उसमें कट लगाया तो ऊपर नीचे हो जाएगा लेवल, नहीं। जैसे ही वो कट हटाया हमने, या फिर जैसे ही वो दीवार हटाई, जैसे ही पार्टीशन हटाया, तो फिर से बराबर लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि टेंशन वाला फोर्स होता है। ठीक है, और एक लेवल होता है, लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को एक प्रॉपर स्पेस चाहिए अरेंजमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि मेटल की तरह के बीच में स्पेस बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो खुद ही होल्ड कर लेगा। लिक्विड ऐसे होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, दीवार के सहारे आपने नहीं रखी, ठीक है, स्टेयर्स जो होती है वो रखी, तो आप आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर कोई लिक्विड की लेयर होगी तो उससे ऐसे नहीं होगा ना, उससे तो वही वाला हो गया। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, उसकी वजह से ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।